नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग पिछले क्लास में 7 प्रश्नों को कवर किए थे। उसी के आगे के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उन्नयन कोण पे आधारित प्रश्न कवर कर रहे थे, एंगल ऑफ एलिवेशन पे आधारित प्रश्नों को कवर किया जा रहा था। तो उसी पे आधारित हम लोग 8, 9 और 10 प्रश्नों को आज देखेंगे। देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से जाने वाला है। क्लास को स्टार्ट करते हैं इन सब प्रश्नों से। देखते हैं सॉल्यूशन किस प्रकार जाएगा इसका। पहला प्रश्न आज का अपने पास क्या है, 8वें प्रश्न के रूप में। इससे पहले के 7 प्रश्न कवर किए जा चुके हैं। अगर उसको नहीं देखे हो आप लोग तो उसको देखिए, प्लेलिस्ट में सब चीज़ अरेंज है, उसी हिसाब से आप लोग देखते जाइए। क्या लिखा है प्रश्न, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द building is 60 degree. If the building is 15 meter high, find the height of the tower. प्रश्न में बोला क्या, उस हिसाब से हम लोग डायग्राम बनाते हैं। पहले किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन। अब क्या बोला, ये कोई स्तंभ है, मान लो ये स्तंभ है। अब इससे क्या है, 15 मीटर ऊंचा एक भवन है। कितने दूरी पर, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो इस स्तंभ से जो अगला वाला जो भवन है, कितना दूर रखा है वो मेरे को नहीं पता है अभी। ये भवन जिसका ऊंचाई कितना है बोला है, प्रश्न के अनुसार 15 मीटर है बोला है। ठीक, इतना चीज समझ में आया। इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण किससे, इस स्तंभ के पाद बिंदु। पाद बिंदु मतलब कि ये हो गया, ठीक है। बेस पॉइंट ये हुआ किसका, ये स्तंभ का। अगर ये क्या है, स्तंभ है और इसको क्या बोला मैं, भवन बोला। तब डायग्राम बस बनाने आना चाहिए अपने को, फिर बाकी सॉल्यूशन आसान होने वाला है। तो स्तंभ के पाद बिंदु से भवन के शीर्ष का शिखर का उन्नयन कोण कितना बोला गया, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री बोला गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बेस लाइन जो है, ये बेस लाइन पर ही टिके रहेंगे कौन, भवन और स्तंभ। तो ये एंगल कितना हो जाएगा अपने पास, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है यही, एंगल ऑफ उन्नयन। ये वाला एंगल कितना दिया अपने को, 30 डिग्री। और क्या बोला, तथा भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है, इसका पाद बिंदु क्या हो गया, इसका बेस पॉइंट ये हो गया। भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण, ये स्तंभ है, यहाँ पर इसका शिखर है। अब कौन बड़ा है, ये 15 मीटर है कि इससे और बड़ा है ये स्तंभ, वो आपको रिजल्ट आने के बाद समझ में आएगा। अपन क्या मान लिए हैं, भवन 15 मीटर, उससे बड़ा हो सकता है स्तंभ, ऐसे करके। अब 60 डिग्री है बोला, भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण। तो ये स्तंभ है, स्तंभ का शिखर ये हो गया, भवन का पाद बिंदु ये हो गया। दोनों को मैं मिला देता हूँ और ये वाला एंगल कितना दे दिया आपको, 60 डिग्री। ठीक, इतना चीज जितना बोला उस हिसाब से मैं डायग्राम बना लिया। और क्या बोला, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि ये वाला हाइट मेरे को ज्ञात करना है। मान लो अगर ये हाइट h है, इसको नाम देते थे कुछ, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c है, ये d है। मतलब कि मेरे को CD का वैल्यू निकालना है। निकलेगा कैसे CD का वैल्यू, अर्थात H का वैल्यू। वही चीज़ अपने को सोचना रहता है। देखिए इसमें अगर देखूं मैं CBD ट्रायंगल में, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अर्थात समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो मैं tan 60 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, H डिवाइडेड बाई BD। ठीक है, tan 60 इक्वल टू लंब बटे आधार परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। इससे होगा क्या, H डिवाइडेड बाई BD का मान तो अपने को पता है नहीं, BD का मान पता है नहीं। 60 tan 60 का मान अपने को पता होता है, लेकिन BD का मान नहीं पता है, तो H निकलेगा कैसे। तो इस BD को कैसे निकाला जा सकता है, ABD ट्रायंगल से। ABD ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल से अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एंगल 30, तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब AB डिवाइडेड बाई आधार क्या है, BD। लंब का भी मान पता है आपको, परपेंडिकुलर का मान भी पता है आपको 15 मीटर, और tan 30 डिग्री इक्वल टू भी हम जानते हैं कि क्या होता है,
तो दोनों के सहायता से क्या निकल जाएगा, BD, BD निकल गया। तो अब आ जाएंगे अपन कौन से ट्रायंगल, CBD में। ठीक, इतना चीज। अब आपको हर एक चीज समझ में आ गई कि सॉल्यूशन कैसे कैसे जाने वाला है। तो आप जब हल लिखना स्टार्ट करोगे, इस प्रश्न में सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूँ, पूरा हल लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको दिया क्या क्या चीज है उस चीज को लिखो। मैं इंग्लिश मीडियम के हिसाब से लिखता हूँ, सॉल्यूशन है इसका इंग्लिश मीडियम के हिसाब से सबसे पहले क्या है, गिवन, और इस डायग्राम को पहले यहाँ पे बनाना है आपको। गिवन क्या क्या दिया है अपने को, किसका ऊंचाई दिया गया है, भवन का ऊंचाई दिया गया है अपने को। अपने को क्या दिया गया है, भवन का ऊंचाई दिया गया है। तो गिवन क्या क्या चीज है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, सॉरी बिल्डिंग, भवन की ऊंचाई कितना है, तो वो है अपने पास 15 मीटर। तो ये हो गया इक्वल्स टू 15 मीटर। अब आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो, आप इसको AB माने हो तो यहाँ पर क्या लिख लो आप, AB इक्वल्स टू 15 मीटर। और क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। एंगल ऑफ एलिवेशन कौन कौन सा, एक तो 30 डिग्री वाला है और एक तो है आपका 60 डिग्री वाला। तो इसको बोलो आप ADB, एंगल ADB इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल CBD इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो लिखते हैं उसको, क्या क्या है अपने पास, एंगल ADB इक्वल्स टू है 30 डिग्री और है एंगल CBD इक्वल्स टू कितना है अपने पास 60 डिग्री। अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है जो टावर है उसका ऊंचाई, मतलब स्तंभ की ऊंचाई क्या है, H। तो उसको लिखते हैं एक बार कि हाइट ऑफ टावर कितना है। अब हाइट ऑफ टावर को आप माने हो CD है, तो CD और इसी को आप क्या बोले हो, H। तो H इक्वल्स टू अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। अब मैं बता चुका कि आपको फाइंड कैसे कैसे करना है। सबसे पहले ये वाले ट्रायंगल से अपने को BD निकालना है। BD का मान निकल गया तो इस ट्रायंगल की सहायता से अपने को क्या कर लेना है, H का मान निकाल लेना है। तो सबसे पहले अपन क्या किए थे, इसलिए किस में जाएंगे, 30 डिग्री में। 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाई BD, AB डिवाइडेड बाई BD। ठीक, इतना चीज। 30 डिग्री इक्वल्स टू मैं क्या जानता हूं कि ये होता है 1/√3 होता है, इक्वल्स टू AB का वैल्यू भी दिया है मेरे को कितना, 15 मीटर, बटे में क्या आ गया, BD। इसके बगल में आपको बताना पड़ेगा कि 1030 इक्वल्स टू आप इसको क्यों लिखे 1/√3, क्योंकि क्या होता है 1030 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3 होता है। अब क्या चीज है, यहां से BD का वैल्यू समझ में आ रहा है, कितना आ रहा है, BD इक्वल्स टू, BD इधर आएगा, √3 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 15√3। हर एक चीज किस में है, भवन की ऊंचाई मीटर में है, तो इसका भी मान किस में आएगा, मीटर में। ये एक चीज हुआ, इसको अपन बोल सकते हैं समीकरण 1, मतलब इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब किस में जाएंगे, अब जाएंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। तो लिखते हैं नो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा हूं मैं, CBD वाले में से। ठीक, तो फ्रॉम ट्रायंगल BDC, राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी CBD ही ना, क्योंकि हमने को 1060 लगाना है यहाँ पे। तो नो फ्रॉम ट्रायंगल किससे, CBD से, CBD क्या चीज समझ में आ रहा है, 1060 डिग्री इक्वल्स टू CD डिवाइडेड बाई BD। 1060 डिग्री इक्वल्स टू CD डिवाइडेड बाई BD। BD का वैल्यू अपन निकाले यहीं पे, अभी CD का वैल्यू अपने को पता होता है, CD का वैल्यू अपने को पता करना है, वही तो H का वैल्यू है 1060 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, √3। CD का वैल्यू, CD के जगह में अपन क्या लिख सकते हैं, CD के लिए H माने हैं, तो CD के जगह में H हो गया, डिवाइडेड बाई BD का वैल्यू कितना है, 15√3। इतना चीज हुआ। अब क्या है, लास्ट में क्या आएगा, H इक्वल्स टू
√3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कौन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू 15√3 किसका h इक्वस टू √3 इंटू 15√3 √3 और √3 क्या देंगे आपको, सिर्फ 3 देंगे। 3 इंटू 15 अपने को दे देगा 45, तो h इक्वस टू 45। इतना तक लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, यूनिट नहीं लिखोगे और आप भूल गए उस चीज़ को तो वहाँ से नंबर कटेंगे, फिर इतना याद रखें। हाँ 45 किस में आएगा, सब चीज़ मीटर में है, तो ये भी 45 किस में आएगा, मीटर में आएगा। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। लास्ट में लिख लेंगे सो हाइट ऑफ टावर इज 45 मीटर। 9th क्वेश्चन क्या है, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्या चीज़ है ये, 2 towers are at a distance of 120 meters from each other. The angle of depression, इंग्लिश में इसको डिप्रेशन के रूप में दिया है, जबकि यहाँ पे उन्नयन कोण लिखा हुआ है, तो डिप्रेशन की जगह में क्या आएगा, एलिवेशन आएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर टू द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। इफ द सेकेंड टावर इज 40 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। प्रश्न में क्या क्या चीज़ समझ में आ रहा है, दो मीनार है। अब कोई भी मीनार हो गया, ये एक मीनार हो गया। अब एक मीनार छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी कितना समझ में आ रहा है, ये एक मीनार हो गया, ये दूसरा मीनार है। इसके बीच की क्षैतिज दूरी मतलब कि दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो ये वाला दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना है, बोल रहा है 120 मीटर। ये अगर पहला मीनार है और ये दूसरा है, तो दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर, तो ये दूसरा मीनार हो गया, दूसरा मीनार का शीर्ष हो गया ये चीज़, और पहले मीनार का इसको और थोड़ा सा अगर बड़ा करें तो पहला मीनार हो गया ये, और इसका शीर्ष कितना हो गया यहाँ पर। तो दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बोल रहा है, 30 डिग्री। तो ये आपका बेस लाइन हो गया। और एक अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे खड़े हो, इधर को देख रहे हो, तो एंगल कितना बन रहा है, बोल रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है करके बोला। ठीक है, 30 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक, इतना चीज क्लियर है। अब यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई कितना है, 40 मीटर, ये तो पहला मीनार था, ये क्या है दूसरा मीनार, तो ये कितना हो गया 40 मीटर। पहले मीनार की ऊंचाई दूसरे मीनार की ऊंचाई कितना है, 40 मीटर है, तो पहले मीनार की ऊंचाई अपने को निकालना है। पहला मीनार को मैं नाम दे देता हूँ AB ही क्या हो जाएगा, पहले मीनार की ऊंचाई, तो AB निकालना है अपने को, ये क्या हो गया C और ये D। CD का वैल्यू है 40 मीटर। BD दोनों मीनारों के बीच के, दोनों टावर के बीच का क्या दिया है आपको, डिस्टेंस दिया है, मतलब कि दूरी दिया गया है। अब देखो निकलेगा कैसे ये AB, कैसे निकल सकता है, यहाँ पर 120 मीटर है, अगर ये 120 मीटर है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण हो रहा है, मतलब कि चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। अब 120 मीटर के जस्ट सामने अपने पास क्या मिलने वाला है, इसको अगर नाम दे E, तो EC इक्वल टू अपने को क्या मिल जाएगा, 120 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी कितना होगा बोल रहा हूँ मैं, 120 मीटर। अब ये जो CD है इसके सामने EB है, वो भी क्या होगा 40 मीटर ही तो होगा, क्योंकि आप जानते हो चतुर्भुज है, उसके सामने की भुजाएं क्या होंगी, उसमें समान होंगी। ठीक है, ये एक क्या बन रहा है, आयत का रूप बन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है 40 मीटर, तो यहाँ पर भी क्या होगा 40 मीटर। ठीक, अब ये भी हुआ 40 मीटर। निकलेगा कैसे, आपको निकालना है AB का वैल्यू, तो AE प्लस EB इक्वल टू अपने को क्या मिल जाएगा AB। तो उसके लिए अपने को ये तो पता होना चाहिए कि AE का मान कितना है। AE का मान कैसे निकलेगा, तो वो निकल सकता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से, तो मैं tan 30 इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC ये कर सकता हूँ। ठीक, इतना चीज, तो AE का वैल्यू यहाँ से निकलेगा और AE प्लस EB कर दिया, फिर मेरे को अपना आंसर मिल जाएगा।
जो मैं बोला उसको करते हैं। टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू लंब बटे आधार परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर अपने पास क्या है, ए ई डिवाइडेड बाई बेस कितना है अपने पास, ई सी या सी ई, आपकी इच्छा जो लिखना है। अब टेन 30 इक्वल्स टू मैं क्या जानता हूँ, 1/√3 होता है। ए ई का वैल्यू निकालना है, ई सी का वैल्यू 120 मीटर कहाँ से आया, तो वो बी डी के कारण आया। ठीक, इतना चीज और है। ए ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई √3, 120 डिवाइडेड बाई √3। अब देखिए इसको आप एक्स्ट्रा सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे, इस 120 को 3 के मल्टीपल में तोड़ दीजिए, 3 के गुणज के रूप में तोड़ दीजिए। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे, अगर 3 के गुणज के रूप में तोड़ दिया तो ये हो जाएगा अपने पास 3 × 40 हो जाएगा, और जो 3 आया है उस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3 के रूप में। फिर ये नीचे का √3 और ऊपर का एक √3 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। इसलिए इसको आगे आप ऐसी और आगे सॉल्व करना चाहते हो, मैं जो जिस रूप में बोला उसमें, तो ये क्या होगा, ए ई इक्वल्स टू 40 × 3 डिवाइडेड बाई √3। इस 3 को कैसे लिखा जा सकता है बोल रहा हूँ मैं, ए ई इक्वल्स टू 40 इस 3 को लिख दो आप √3 डिवाइडेड बाई क्या है, √3 चल रहा है, तो ये √3 और ये √3 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अपने पास बचेगा सिर्फ ए ई इक्वल्स टू 40√3। अब ये सब क्या है, मीटर में है, तो ये भाई साहब भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो ये तो हो गया अपना ए ई का वैल्यू। अपने को ए ई का वैल्यू थोड़ी पूछा है, वो तो पूछा पूरे का पूरा ए बी का वैल्यू पूछा है। इसलिए ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, ए ई प्लस ई बी, तो ए ई प्लस ई बी। आगे ए बी इक्वल्स टू ए ई का वैल्यू अभी निकाले 40√3 प्लस ई बी का वैल्यू कितना है 40। अब ये कितना हो गया 40√3 प्लस 40, 80√3 मत लिख देना, बहुत महान आत्मा लोग हैं। और कोई क्या कर देते हैं, यहाँ पे जुड़ रहे 40 और 40 कर दिए 80, ऐसे थोड़ी जुड़ता है। आपके पास यहाँ पे √3 रहता तब लिखा था वो 80√3। ठीक है, अब है ए बी इक्वल्स टू, यहाँ दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है 40, तो कॉमन निकाला जा सकता है 40 × √3 प्लस 1। यही क्या हो गया अपना आंसर, 40 × √3 प्लस 1 मीटर अपना आंसर होगा। अब आज के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB होगी। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 points at distances of A and B centimeter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, then so that height of the tower is √AB। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आपको पूरक कोण अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात। तो पूरक कोण अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते किसको हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो अर्थात योग कितना हो 90 डिग्री हो। अगर दो एंगल हैं जैसे ए हो गया और बी हो गया, मान लो कोई एंगल है ए और बी, तो ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होना चाहिए 90 डिग्री। या ये भी बोला जा सकता है एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, ऐसे बोला जा सकता है, या बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए, इस रूप में भी बोला जा सकता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाते पहले। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, ये एक कोई मीनार हो गया, इसके आधार से एक सरल रेखा में, सरल रेखा बोला तो ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा में ए और बी दूरी पर, हो सकता है यहां से लेकर यहां तक कोई ये क्या बोला ए डिस्टेंस बोला है,
वैसे यहाँ से लेकर इधर की दूरी को वो क्या बोला, बी। दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण क्या बोला, पूरक कोण है। अब देखो ये तो मीनार है अपने पास, ये क्या हो गया, मीनार है। अब इस मीनार का नाम दे दो आप, ए दे दो, और ये बी हो गया। ए बी के जो शिखर का है, मतलब वर्टेक्स पॉइंट जो है वो बी, यहाँ पे दे दो आप सी पॉइंट, ये हो गया सी डी पॉइंट। तो डी से ए पर जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ये एक हो गया अपने पास क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन अर्थात उन्नयन कोण कौन सा, ये वाला, इसको बोल रहे हैं क्या क्या बोला, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यही चीज़ तो बोला, अब भी तो मैं यही बोला कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जोड़ कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। अब आप जोड़ लो, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 90 ही आएगा। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया किसका, 90 माइनस थीटा का। 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री हो गया किसका, इस थीटा का। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री अर्थात पूरक कोण होने चाहिए बोला। ये वाला पॉइंट से इतना डिस्टेंस कितना होगा बोला, वो ए, इधर बोला वो बी, ठीक है। अब अपने को क्या क्या करना है, कुछ दिया इसमें और अपने को प्रूफ करना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी, इसको मान लेते हैं एच। एच इक्वल टू अपने को प्रूफ करना है अंडर रूट ऑफ ए बी। अब ये प्रूफ होगा कैसे, उसी को अपने को सोचना है। देखिए आपको यहाँ पे एंगल 90 माइनस थीटा दिया है, साइन थीटा अगर लगाओगे तो आपके पास हाइपोटेनियस का वैल्यू नहीं है। वैसे ही कॉस थीटा में जाएंगे तो उसमें भी आपको हाइपोटेनियस के लिए वैल्यू नहीं मिलने वाला है। हाइपोटेनियस के लिए वैल्यू नहीं मिलेगा तो उसको लगाएंगे ही क्यों, अपन टेन वाला फार्मूला लगाएंगे। टेन थीटा अगर मैं बोलूँ तो वो क्या जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई बी डी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस। तो पहले टेन थीटा से चलते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा अपने पास, ए बी डिवाइडेड बाई बी डी। ए बी का वैल्यू कितना है एच, डिवाइडेड बाई बी डी का वैल्यू कितना समझ में आ रहा है बी, ठीक, इतना चीज़। अब अगर मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ तो एच इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एच इक्वल्स टू बी क्या हो जाएगा, टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एच इक्वल्स टू टेन थीटा इंटू क्या हो गया बी, या फिर बी टेन थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये तो आ गया एच का वैल्यू, अपने को प्रूफ करने जाना है अंडर रूट ऑफ ए बी आना है। अब इधर से अगर मैं देखूं, इसको क्या कर लो, समीकरण एक दे देते हैं, इक्वेशन 1। इसके लिए अगर मैं अप्लाई करूं, कौन से ट्रायंगल है, ए सी बी ट्रायंगल में टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, टेन का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर अपने पास क्या है, ए बी डिवाइडेड बाई क्या आएगा, सी बी या फिर बी सी। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा हम पढ़ चुके हैं कि कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा लिख सकता हूँ। तो ये हो गया कॉट थीटा इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू है एच, तो ए बी का वैल्यू हो गया एच। सी बी का वैल्यू कितना है, ए। अब यहाँ पर जैसे मैं एच का वैल्यू निकाला था वैसे यहाँ पे क्या कर लिया जाए, एच का वैल्यू निकाल लिया जाए। एच का वैल्यू निकालूंगा मैं, एच को एक तरफ रखूंगा मैं, तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए कॉट थीटा या फिर कॉट थीटा इंटू ए। एच इक्वल्स टू ए कॉट थीटा या फिर कॉट थीटा इंटू ए। यहाँ पे मैं टेन थीटा इंटू बी के रूप में लिखा हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉट थीटा इंटू ए के रूप में। ये इक्वेशन 1 दिया, इसको दे दिया जाए इक्वेशन 2। अपने को क्या प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी है। तो आप यहाँ पे तुलना मत कर देना, अब इधर भी एच है इधर भी एच है, तो इन लोगों का तुलना कर दिया जाए करके। तुलना करेंगे तो अपने को एच इक्वल्स टू में वैल्यू नहीं मिलने वाला, वो पूछा आपको एच इक्वल्स टू ही पूछा है। तो अपने को क्या करना है, देखिए कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/10 थीटा। अगर मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टेन थीटा 1/10 थीटा के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, b इंटू ए हो जाएगा, b a मिल जाएगा। इधर मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, h इंटू एच, एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा b इंटू ए, या फिर बोल सकते हैं a इंटू बी। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी, इतना चीज़ है। तो उसकी को करते हैं,
तो अपन कर देते हैं गुना करेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो h इंटू एच, तो h इंटू एच इक्वल्स टू टेन थीटा इंटू बी, टेन थीटा इंटू बी इंटू कॉट थीटा इंटू ए, कॉट थीटा इंटू ए। अब h इंटू एच, h इंटू एच क्या होगा, h स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू में टेन थीटा इंटू बी लिख दिया रहता हूँ जैसे का तैसा, टेन थीटा इंटू बी इंटू कॉट थीटा को लिख लो आप 1/10 थीटा इंटू ए, ये हो गया ए। टेन थीटा और टेन थीटा क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए, बचा अपने पास a इंटू बी। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू बी। अब यहाँ से h इक्वल्स टू आएगा ए बी के अंडर, ए बी में क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो h इक्वल्स टू क्या मिल गया अपने को, अंडर रूट ऑफ ए बी। और यही चीज़ अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सॉल्यूशन को समझना बहुत जरूरी कि कैसे कैसे हुआ है। और क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ते हैं आप तो उसके हिसाब से आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। क्वेश्चन बोल क्या रहा है उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के क्लास में इतना ही है। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगले क्लास में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग इसके आगे के और प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं नए क्लास में। धन्यवाद।